Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Good morning, गुड everyone. Good मॉर्निंग morning, सर। sir. Good morning. तो जल्दी जल्दी वीडियो ऑन कर लीजिए. So we should continue today's class. तो हमने चैप्टर तो पूरा कर लिया है. So what we are required to do today, then we will take your doubts. If you have any doubts, कोई example वगैरह देखा हो, कोई doubt हो तो पूछो. So some applications of trigonometry. This was the complete chapter which we completed in the last class. लास्ट क्वेश्चन हो गया था ना, लास्ट क्लास में पूरी एक्सरसाइज हो गई थी. चलो, तो अच्छा, एक क्वेश्चन उसमें जो है वो नई बुक में नहीं है, तो पहले तो मैं उसी को ही करवा देता हूँ. चलो, पहला क्वेश्चन मैं मेरी तरफ से ही करवा देता हूँ एक्स्ट्रा में, फिर आके उसके बाद अगर आपके कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा. ये क्वेश्चन नंबर 16, दैट इज नॉट इन योर कोर्स इन द न्यू बुक. दिस इज ओनली इन द ओल्ड बुक. ऐसा क्यों है पता है? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है, जो लास्ट चैप्टर हमने किया, उसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशनशिप जो है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशन, एक एक्सरसाइज कट गई ना आपकी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ये एक्सरसाइज कट गई आपकी. तो ये एक्सरसाइज कट गई, तो उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है. तो वो एक्सरसाइज ही कट गई, तो वो रिलेशनशिप भी ट्रिग्नोमेट्री में यूज नहीं कर सकते, इसलिए ये क्वेश्चन भी इन्होंने काट दिया. बट हमने सीखी थी, आप याद करो, साइन एंड कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशनशिप होता है, एंड देन कोसेक और सेक, इन दोनों के रेसिप्रोकल्स कर दो, कोसेक और सेक का होता है, एंड देन tan और कॉट का होता है. तो ऐसे पेयरिंग करना हमने सीखा था. एंगल रिलेशनशिप का मतलब ये होता है, जैसे साइन एंड कॉस का अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशनशिप है, तो इसे दो फॉर्मूले रेडी हो जाते हैं. क्या? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है. सिमिलरली इधर से भी दो रिलेशन क्या निकल के आ जाएंगे, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा होता है, और या फिर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है. और यहां से भी दो रिलेशन निकल के आएंगे, तो क्या निकल के आएगा बताओ, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, और या फिर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है. ये छह फॉर्मूले याद हैं, तो ये वाला टॉपिक भी कवर है, जो हमारा एक एक्सरसाइज ओमिटेड थी, और उस पर ये क्वेश्चन बेस्ड है. चलो देख लें फटाफट. इन छह में से कोई ना कोई एक फॉर्मूला कह दो या रिलेशनशिप कह दो जो इस क्वेश्चन में यूज होगा. बाकी वही है, हाइट निकालो, एडजेसेंट साइड निकालो, वही सारा सब कुछ है जो 15 क्वेश्चन में था. तो देख लें इसको भी क्यों छोड़ना, फिर बोलो देखें. स्टार्ट करें. Yes, sir. Information दो दो. The angles of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line which with it are complementary. देखो वर्ड भी यूज हो गया यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट्री. वो कॉम्प्लीमेंट्री है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशनशिप यूज होना ही होना है. ठीक है. प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर 6 मीटर. सो बेसिकली देयर इज अ टावर ऑफ हाइट 6 मीटर. आपको प्रूव करना है कि इसकी हाइट 6 मीटर है. तो आप प्रूव मत करो, आप तो ऐसे मान लो कि उसने टावर की हाइट पूछी है. उसने ऐसे फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, क्वेश्चन ये है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. तो अगर आपने हाइट ऑफ द टावर निकाल ली 6 मीटर, तो प्रूव हो जाएगा ना. तो एक टावर है ऐसे मान. ठीक है. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स. अब ग्राउंड लेवल पे 2 पॉइंट्स है बेटा. ग्राउंड लेवल पे क्या है, 2 पॉइंट्स है. अब वो जो 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट तो फुट ऑफ द टावर से बेस ऑफ द टावर. तो बेस ऑफ द टावर मतलब ये, इस बेस ऑफ द टावर से एक पॉइंट तो 4 मीटर की दूरी पर है, और जो दूसरा पॉइंट है वो 9 मीटर की दूरी पर. तो इसके तीन फिगर रेडी हो सकते हैं. पहला फिगर ऐसा रेडी हो सकता है कि जो 4 मीटर दूर है वो पॉइंट ये ले लो, और जो 9 मीटर दूर है वो ये पॉइंट ये ले लो, ए और बी. दूसरा फिगर ऐसे बन सकता है कि दोनों पॉइंट्स लेफ्ट साइड ले लो, 4 मीटर दूर वाला पॉइंट ये ले लो और 9 मीटर दूर वाला पॉइंट ये ले लो. और तीसरा फिगर इसका बन सकता है कि एक पॉइंट तो इधर ले लो और एक पॉइंट इधर ले लो. और तीनों फिगर से सेम ही लॉजिक चलेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा. तो हम ऐसा करते हैं, अगल बगल ले लेते हैं. 4 मीटर वाला इधर ले लेते हैं और 9 मीटर वाला इधर ले लेते हैं. ठीक है. तो लेट्स से ये तो है 4 मीटर वाला पॉइंट, और ये है 9 मीटर वाला पॉइंट. सो इन दोनों पॉइंट से टॉप ऑफ द टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन, तो इधर से इधर टॉप ऑफ द टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन ये बनेगा, दिस एंगल. और इधर से इधर टॉप ऑफ द टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन ये बनेगा, ये एंगल. ठीक है, ऐसे ही बनेगा ना. तो लेट्स से टावर तो हमारा ए बी, जो पहला वाला पॉइंट है सी जो 4 मीटर दूर है,
और जो दूसरा वाला पॉइंट है डी। तो ये वाला पॉइंट तो है 4 मीटर दूर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, तो ये डिस्टेंस हो गई 4 मीटर। और ये वाला है कितना, 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, तो डिस्टेंस बी डी हो गई 9 मीटर। और आपको हाइट यानी कि इस टावर की हाइट निकालनी है, टावर की हाइट जो भी है ये आपको क्वेश्चन मार्क निकालनी है। अच्छा जी, आपको एंगल ऑफ एलिवेशन पिछली हर बार दिया हुआ होता था कि 60 डिग्री 30 डिग्री या क्या, इस बार दिया हुआ नहीं है। इस बार क्या दिया हुआ है कि ये दोनों जो एंगल्स ऑफ एलिवेशन हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों एंगल्स ऑफ एलिवेशन कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ये दोनों एंगल्स ऑफ एलिवेशन, देखो पहले क्वेश्चन में क्या करता था, ये पूरी लाइन लिख लिख के और आर के आगे फिर एंगल्स ऑफ एलिवेशन देता था, कैसे, जैसे 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री ऐसे। इस बार एंगल्स नहीं दिए उसने। इस बार उसने क्या कर दिया, कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड यूज कर लिया। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब अब ये जो भी दो एंगल्स हैं उनका सम कितना है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब सम कितना होता है, 90 डिग्री। तो मान लो ये 30 है तो ये 60 है, मान लो ये 60 है तो ये 30 है, या फिर यूं भी हो सकता है ये 45 और ये 45 है। अब ऑब्वियस बात है 45 तो लग नहीं रहा। क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि ये 9 मीटर दूर है, ये 4 मीटर दूर है। तो जितना मैं ऑब्जेक्ट के पास जाता हूँ उतना गर्दन ज्यादा ऊपर करनी पड़ती है। तो ये वाला पॉइंट ऑब्जेक्ट के पास है तो इधर गर्दन ज्यादा ऊपर करनी पड़ रही होगी और इधर कम ऊपर करनी पड़ रही होगी, तो ऑब्वियसली एंगल तो अलग अलग ही होगा, बराबर तो हो नहीं सकता। ठीक है। तो अब पता नहीं है मुझे कि ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है। कुल मिला के मुझे एंगल भी नहीं निकालना, मुझे तो हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, ए बी, डिस्टेंस ए बी निकालनी है। बोलो क्वेश्चन समझ में आ गया। यस सर। यस। चलो इंट्रोड्यूस करते हैं क्वेश्चन को, फिर इसकी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। हेयर हेयर इट इज गिवन दैट, पहले तो डिस्टेंस बता देते हैं 4 मीटर और 6 मीटर वाले, और फिर एंगल बताते हैं। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट सी फ्रॉम द बेस, from the base of the tower AB. Distance of the point C from the base of the tower point AB. From the base of the tower AB. तो इस डिस्टेंस को हम कह देंगे दैट इज पॉइंट सी से ए बी का बेस, ए बी का बेस क्या है, बी, तो बी से सी की दूरी को हम क्या कह देंगे, बी सी। ये कितना गिवन है, 4 मीटर। सिमिलरली दूसरी डिस्टेंस के लिए भी स्टेप लिखो, कॉपी पेस्ट करो। एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट डी, एक चीज और गिवन है कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं सेम स्ट्रेट लाइन में हैं। देखो कहा है इन द सेम स्ट्रेट लाइन, मतलब ऐसा नहीं है कि ये बी सी पॉइंट इधर है और ऐसा नहीं है कि डी पॉइंट इधर है, ऐसा नहीं है। ये सेम स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए बी सी डी। हम वैसे भी स्ट्रेट लाइन में ही बनाते हैं, बट उसने और भी क्लियर कर दिया। ठीक है। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट डी, और वही फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर ए बी, फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर ए बी। तो इस डिस्टेंस को कह देंगे बेस ऑफ द टावर ए बी, तो बी है और डी से दूरी देख रहे हो तो डिस्टेंस बी डी हो जाएगा। व्हाट इज डिस्टेंस बी डी, इट इज 9 मीटर। तो ये दो डिस्टेंसेस मेंशन कर दी हमने, बी सी इक्वल टू 4 मीटर, बी डी इक्वल टू 9 मीटर। नेक्स्ट जो है, अब अपन एंगल्स के बारे में बताएंगे। ऑल्सो इट इज गिवन दैट, ऑल्सो इट इज गिवन दैट, और वो लाइन जो है उसको कॉपी पेस्ट मान लेंगे। एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप पे तो जाना है, कहाँ से जाना है, फ्रॉम फ्रॉम दीज 2 पॉइंट सी एंड डी। उसने तो उसमें कहा था, लेकिन हमने उन 2 पॉइंट्स को सी ओ डी मान लिया ना, तो लैंग्वेज को चेंज कर क्या लिख देंगे, फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स सी एंड डी। इन 2 पॉइंट सी और डी से टॉप ऑफ द टावर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, आर कॉम्प्लीमेंट्री, और ये बात हमको क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री है दैट मीन्स एंगल सी प्लस एंगल डी 90 डिग्री हो जाएगा। दैट इज एंगल सी प्लस एंगल डी कितना हो जाएगा, 90। दोनों एंगल्स का कॉम्प्लीमेंट्री मतलब इन दोनों एंगल्स का सम कितना है, 90 डिग्री। तो एंगल सी प्लस एंगल डी का सम कितना हो गया, 90 डिग्री। यहाँ तो कोई डाउट, ये तीन इन्फॉर्मेशन गिवन है, ये दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी है, और इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री है, इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। बताइए क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हो गया अच्छे से। हम्म, बोलो कोई डाउट यहाँ तक।
नो अच्छा, सर। सब लिखने में लगे हुए हैं। चलो लिख लो फटाफट। बोलो, लिख लिया सभी ने? यस सर। ओके। अब अपन एक काम करते हैं, इन दोनों एंगल्स में से किसी एक एंगल को थीटा मान लेते हैं। तो अगर सी को थीटा मान ले तो डी हो जाता है 90 माइनस थीटा, और डी को थीटा मान ले तो सी हो जाता है 90 माइनस थीटा। तो लेट एंगल सी बी। तो उससे क्या है, एंगल्स थोड़े से आसान नजर आएंगे। लेट एंगल सी बी थीटा। तो अगर एंगल सी को थीटा माना तो एंगल डी हो जाता है 90 डिग्री माइनस थीटा। बोलो, यहाँ तो कोई डाउट? और फिगर में भी मेंशन कर दो कि ये तो है साहब हमारा थीटा, और ये है हमारा 90 डिग्री माइनस थीटा। फिगर में मेंशन कर दो जिसको जो माना है। अब चलें आगे। अब वही काम करना है बेटा, दो ट्रायंगल पकड़ लो। दोनों ट्रायंगल में देखो, सामने जो हमको चाहिए ए बी हाइट चाहिए वो सामने जा रही है, और जो हमको गिवन है एडजेसेंट वो नीचे है। तो अपोजिट और एडजेसेंट का रिलेशन किस में होता है? टेन में होता है। टेन वाला टेन थीटा इधर भी लगा दो, और टेन 90 माइनस थीटा इधर भी लगा दो। इधर तो एंगल थीटा है तो इधर लगेगा टेन थीटा। इधर एंगल 90 माइनस थीटा है तो इधर क्या लगेगा? टेन 90 माइनस थीटा। समझ आया? तो एक एक करके दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल ए बी सी, एंगल एबीसी तो 90 डिग्री है ही, और दूसरा क्या है इसमें? एंगल एसीबी। कितना? थीटा। एसीबी है थीटा। और उसके बाद एडजेसेंट साइड गिवन है यानी कि बीसी, कितनी? 4 मीटर। और जो हाइट है मुझे निकालनी है, यानी क्वेश्चन मार्क किस पे लगेगा? ए बी पे क्वेश्चन मार्क लगेगा। और इधर मेंशन कर ही देते हैं हम कि बीसी तो क्या है? एडजेसेंट साइड जो कि गिवन है। बीसी क्या है? एडजेसेंट साइड जो कि गिवन है। और ए बी क्या है? अपोजिट साइड जो कि मिसिंग है। तो लगा दें टेन थीटा। नाउ टेन सी, एक बार के लिए सी लिखो उसको, क्योंकि ये थीटा किस पे बन रहा है? सी पे बन रहा है। और फॉर्मूला लगाओ, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। ठीक है, अपोजिट साइड है हमारी ए बी। अपोजिट साइड क्या है हमारी? ए बी। और एडजेसेंट साइड क्या है हमारी? बी सी। और एंगल सी इस बार न्यूमेरिक फॉर्म में गिवन नहीं है, हमने थीटा माना है, तो टेन थीटा लिख दो उसको मैं। और ए बी मिसिंग है, ए बी मिसिंग है। और बी सी कितना गिवन है? 4। अब देखो, अगर इसमें से, इस एक्सप्रेशन में से अगर मैं ए बी की वैल्यू पता कर लूं तो थीटा पता चल जाता है, या फिर थीटा की वैल्यू पता कर लूं तो ए बी पता चल जाएगा। मतलब एंगल पता हो तो ए बी निकल जाएगा, और ए बी पता हो तो एंगल निकल जाएगा। पता दोनों ही नहीं है। पता दोनों ही नहीं है तो साहब इसको इक्वेशन 1 मार्क करके छोड़ दो, क्योंकि दो चीजें मिसिंग है तो सॉल्व तो होने से रही। बताओ, यहाँ तो कोई डाउट? चलें आप नेक्स्ट ट्राइंगल पे। अगेन इन ट्राइंगल, यस सर। अगेन इन ट्राइंगल ए बी डी। ए बी डी ट्राइंगल में एंगल ए बी डी एक तो 90 डिग्री, और उसमें एंगल डी कितना है? एंगल ए डी बी कितना है? 90 डिग्री माइनस थीटा अज्यूम किया है हमने। और सेम वही इसमें भी एडजेसेंट साइड गिवन है बी डी, 9 मीटर। एडजेसेंट साइड इक्वल टू बी डी। एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड इसमें मिसिंग होगी। एडजेसेंट साइड कितना है? बी डी 9 मीटर गिवन है। और अपोजिट साइड इसकी भी सेम है, ए बी। क्वेश्चन मार्क है वो अगेन। तो अगेन इसमें भी वही टेन थीटा ही लगेगा। टेन डी लिखो, क्योंकि एंगल इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल डी पे लिया है हमने। फॉर्मूला वही लगेगा, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड हमने ली है कौन सी? ए बी। और एडजेसेंट साइड ली है हमने बी डी। और एंगल डी इस बार कितना है? 90 माइनस थीटा। तो ये हो जाता है, दैट इज टेन 90 माइनस थीटा, दैट इज टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू ए बी अगेन मिसिंग और बी डी अगेन गिवन 9 मीटर। बोलो, यहाँ तक कोई डाउट? सेम टू सेम पैटर्न पे इधर उधर सॉल्व कर दिया हमने। अगेन अगर इसमें से थीटा पता चल जाए
तो ए बी पता चल जाता है, और ए बी पता चल जाए तो थीटा पता चल जाता है। दोनों में हम दोनों चीज नहीं निकाल पा रहे हैं। यहाँ तक हो गया। इसको 90 डिग्री भी मार्क कर लेना, अगल बगल दोनों साइड, दोनों ट्रायंगल में। ये राइट एंगल है। बोलो यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी? बोलो बोलो बोलो, नो जल्दी से सर। बोलो। नो। अब देखो, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। अभी अभी हमने उन 6 फॉर्मूलों में देखा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशनशिप से। तो 1090 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है, इक्वल टू व्हाट? ए बी बाय 9। यहाँ तो कोई डाउट? नो डाउट्स? ओके। नो सर। अब देखो, इसके आगे आप या तो ऐसे चल सकते हो, अगर आप थोड़े से आपको टेन थीटा कॉट थीटा का रिलेशन पता है तो आप ऐसे भी चल सकते हो। कैसे? एक बार लिखना मत, कि इसको ले ली इक्वेशन 2, और आपको पता है कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है? चेक करो। टेन थीटा, चलो ऐसे ही चलते हैं, ये सबसे सही तरीका है। फिर एक तरीका और है, वो भी बता देता हूँ मैं। पहले अभी ऐसे ही चलो, तो इसको इक्वेशन 2 मार्क कर लो। कर लिया इसको इक्वेशन 2 मार्क। अब अपन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। उससे क्या है, ये एक्सप्रेशन कट जाएगी और पूरी एक्सप्रेशन ए बी में चली जाएगी, और ए बी की तो वैल्यू चाहिए। अभी क्यों नहीं निकल पा रहा है ए बी? क्योंकि एक्सप्रेशन थीटा और ए बी दोनों में है। इधर भी एक्सप्रेशन थीटा और ए बी दोनों में, तो एक एक्सप्रेशन अगर हटा दूं तो और एक एक्सप्रेशन बच जाए, ए बी की फॉर्म ही बच जाए, तो उससे ए बी की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी ना। तो मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2 नेक्स्ट स्टेप में। नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड इक्वेशन 2, वी गेट। तो इक्वेशन 1 में एलएचएस पार्ट है टेन थीटा, इंटू इक्वेशन 2 में एलएचएस पार्ट है कॉट थीटा। इक्वेशन 1 में आरएचएस पार्ट है ए बी बाय 4, इंटू इक्वेशन 2 में आरएचएस पार्ट है ए बी बाय 9। ठीक है। अब टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं भी पता, अगर मान लो किसी को, सर मुझे तो नहीं पता था, तो कोई बात नहीं, आप कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो इसको 1/10 थीटा तो लिख ही सकते हो। अब इसको काट के 1 बना दो। तो वैसे तो डायरेक्ट पता होना चाहिए, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा होना, नहीं भी पता तो आप ऐसे कर, ए बी इंटू ए बी क्या होगा? ए बी स्क्वायर, और 4 9 जा 36, ये कट के क्या हो गया? 1। 1 इक्वल टू ए बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36। क्रॉस मल्टीप्लाई 1/1 लिख सकता हूँ मैं इसको। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो ए बी स्क्वायर इंटू 1 ए बी स्क्वायर, और 36 ही रहेगा। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्क्वायर हटेगा, रूट लगेगा, √36 यानी कि 6 मीटर। Hence the height of the tower AB, the height of the tower AB is equal to 6 मीटर। और इसमें अपने को उसने प्रूव करने के लिए कहा था, तो hence proved लिख देना नीचे। क्वेश्चन ओवर, मतलब सॉल्यूशन ओवर। समझ आ गया अच्छे से? आंसर इसका आपको दिखाई देगा नहीं? क्यों नहीं दिखाई देगा बताओ? क्यों नहीं दिखाई देगा आंसर की में इसका आंसर? ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन होता तो भी नहीं दिखाई देता, बताओ क्यों? अगर ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में सर क्योंकि इसमें प्रूफ करना है। प्रूव करना है, सर फाइंड तो करना ही नहीं है, प्रूव दैट कह रहा है, तो आंसर की में आंसर दिखाई। समझ में आया अच्छे से? बोलो। यस सर। ठीक है, अब सुनो। अगर किसी को ये नहीं पता था, मतलब ये दिमाग नहीं लग पाया कि अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को गुणा कर दूं तो टेन थीटा कॉट थीटा इंटू 1 हो जाएगा, अगर मान लो ये दिमाग नहीं भी लग पाया, तो कोई बात नहीं। इस कॉट थीटा को वापस टेन थीटा में चेंज कर सकता हूं मैं, 1/10 थीटा इक्वल टू ए बी बाई 9। तो 1/10 थीटा का रेसिप्रोकल कर दो, तो टेन थीटा इक्वल टू ए बी बाई 9 का भी रेसिप्रोकल कर दो, 9/AB। इसको इक्वेशन 2 मान लो। चलो, उसको नहीं मान सकते, इसको तो मान सकते हो। अब तो एलएचएस एलएचएस सेम ही हो गए, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कर सकता हूँ ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, आरएचएस, इसका आरएचएस बराबर इसका आरएचएस हो जाएगा सीधे ही। तो ए बी बाय 4 इक्वल टू 9/AB। अगेन वही सेम, ए बी इंटू ए बी स्क्वायर इक्वल टू 36। तो ए बी की वैल्यू यहाँ से भी 6 आ जाती है। तो मान लो अगर ये याद नहीं रहा कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 रहता है, तो आप इस कॉट थीटा को टेन थीटा में बदल दो। तो कॉट थीटा को टेन थीटा में बदलने के लिए रेसिप्रोकल करना पड़ेगा बोथ साइड्स।
तो कॉट थीटा को 1/tan थीटा लिख दो एक बार के लिए। अब इस स्टेप पे आप इसका रेसिप्रोकल कर दो बोथ साइड। तो 1/tan थीटा का रेसिप्रोकल tan थीटा और AB/9 का रेसिप्रोकल 9/AB। अब इधर भी tan थीटा, तो LHS मैच कर गया tan थीटा, तो RHS भी फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ये इक्वेट कर दो इसका। बोलो समझ में आ गए दोनों तरीके, मल्टीप्लाई इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने वाला तरीका भी और दोनों को tan थीटा बनाने का तरीका भी। यस। क्लियर है ना क्वेश्चन? अब वैसे तो इंपॉर्टेंट था लेकिन मैं कह नहीं सकता इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब तो कोर्स में ही नहीं है, बट वैसे आपके जनरल पॉइंट अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कर दूं उसको डिलीट? डिलीट कर दूं स्क्रीन को? यस। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है तो सुनो भैया, शॉर्ट ट्रिक भी सुन लो। जो दो डिस्टेंस दे रखी है ना, उनको गुणा करो और रूट लगा दो, आंसर। ठीक है, एक तरीका तो ये, और दूसरा तरीका सुनो, इसका भी स्क्वायर रूट करो। क्या बना 2, इसका भी स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा आपको। जैसे 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 9 परफेक्ट स्क्वायर है, हमेशा ये क्या मिलेगा आपको? परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। तो 4 का रूट क्या होता है 2, और 9 का रूट क्या होता है 3, और 3 इंटू 2 क्या होता है 6, आंसर। तो दिस इज द शॉर्ट ट्रिक टू दिस क्वेश्चन। शॉर्ट ट्रिक भी समझ ली? परफेक्ट स्क्वायर है, रूट करो और गुणा कर दो, वही हाइट ऑफ द टावर निकल के आएगी। अगर मान लो MCQ में आ जाता है तो इस तरीके से विद इन 10 सेकेंड्स भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे होता 144, यहाँ पे क्या होता 144, और यहाँ पे होता 25। बताओ हाइट ऑफ द टावर क्या निकल के आती फिर? मिलेगा तो परफेक्ट स्क्वायर, ये तो पक्की बात है। बोलो हाइट ऑफ द टावर क्या निकल के आती? 60 क्या? 16 16 60 60, नो क्योंकि वन 60 यस 144 का रूट क्या होता है 12, और 25 का रूट क्या होता है 5, एंड 12 5 जा 60 मीटर, आंसर आ जाता है। तो अब तो क्लियर हो ही गया होगा अच्छे से क्वेश्चन 16th 1। चलिए, तो ये एक बोनस था मेरी तरफ से। अब आपको कोई डाउट्स हो तो पूछना स्टार्ट करें। तो मैं पूछूं? हाँ पूछो। सर क्वेश्चन है अब क्वेश्चन है तो बेटा फिर इफ कल तक कहाँ थे? अगर क्वेश्चन था तो ग्रुप में डालना होता है ना, एनालिसिस क्लास में बताना पड़ेगा। जब ऑफलाइन क्लास में आपसे ग्रुप कल में डलवाते हैं, तो जब ऑफलाइन क्लास में आपसे ग्रुप में डलवाते हैं तो ये तो ऑनलाइन क्लास है। अब आप पहले क्वेश्चन बताओगे, मैं लिखूंगा, हो गया बेड़ा कर। नो सर, कल ही कॉल किया था तो अभी ग्रुप पे डाल दो। डालो जल्दी, ग्रुप में डालो क्विकली। अभी डाल। बोला एक एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, ये अच्छा एग्जाम्पल है, ये सॉल्व किया किसी ने? अब क्योंकि एग्जाम्पल्स इनके सॉल्यूशन इसमें ही है तो क्विकली आप इसका सॉल्यूशन ओरली फॉर्म में देख लो, बाकी आप सॉल्यूशन पार्ट तो आप कर ही सकते हो। देखो, फ्रॉम अ पॉइंट, जब तक शौर्य डाले तब तक इसको रीड करते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट है P ग्राउंड पे, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है। कहाँ बनाना है? टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल आ बिल्डिंग। गया सर फोटो। हाँ ठीक है, 10 मीटर टॉल बिल्डिंग के टॉप पे आ गए हम। तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। और फिर इसी पॉइंट से एक फ्लैग भी लगा हुआ है, बिल्डिंग के ऊपर फ्लैग लगा हुआ है, तो बिल्डिंग फ्लैग के टॉप पे भी एंगल ऑफ एलिवेशन बना हुआ है, टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ। एक बार तो टॉप ऑफ द बिल्डिंग जाना है, टॉप ऑफ ए 10 मीटर हाई बिल्डिंग जाना है, टॉल बिल्डिंग, और फिर एक बार जाना है टॉप ऑफ ए फ्लैग स्टाफ। ठीक है, तो लेट्स सी। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है, फिर बड़ा वाला 45, छोटा वाला 30। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट। तो ये फ्लैग स्टाफ की लेंथ चाहिए आपको, एक तो क्वेश्चन मार्क, और फिर डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P, यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्डिंग की पॉइंट P से डिस्टेंस भी चाहिए। इस टाइप का एक आध क्वेश्चन हमने किया भी है, और ये आपको हाइट पता है 10 मीटर है, बिल्डिंग की हाइट आपको पता है क्या है 10 मीटर है। तो क्या करेंगे, इस बिल्डिंग की हाइट से पहले एडजेसेंट साइड निकाल लो इस ट्राइंगल को देखकर।
इस ट्रायंगल को देखकर हम क्या कर देंगे, छोटे वाले ट्रायंगल में देखो एक एंगल 30 डिग्री है, ये 10 मीटर गिवन है ही सही, तो एक साइड और एक एंगल गिवन है तो एडजेसेंट साइड आ जाएगी। एक क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो यही तो है, डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी, तो ये आ जाएगा सॉल्व होके। एक बार ये आ गया तो फिर बड़े वाले ट्रायंगल में एडजेसेंट साइड गिवन हो गई, तो उससे उसकी सामने वाली अपोजिट साइड निकाल लूंगा डी से लेके लास्ट तक, उसमें से मैं डी बी ये वाली माइनस कर दूंगा, तो बची हुई जो डिस्टेंस हो जाएगी वो फ्लैग स्टाफ की हाइट हो जाएगी या लेंथ हो जाएगी। ठीक है, समझ आया। देखो सबसे पहले 1030, फिर एपी आ गया आपका 10√3, तो ये पहले क्वेश्चन का तो आंसर हो गया 10√3। ठीक है, उसके बाद फिर 10√3 को उसने सॉल्व भी किया है क्योंकि उसने गिवन दे रखा है, देखो आगे देखो, पुट √3 इक्वल टू 1.76, तो अगर आपको भी ऐसा हिंट दे रखा है तो आपको फिर पुटअप करना ही करना है। तो 10√3 में अगर मैं √3 को ये पुटअप कर दूं तो इस 10 इंटू 1.732 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बन जाएगा 17.32 मीटर। अब इसने देखो एक्स माना है वैसे, लेकिन कोई एक्स मानने की जरूरत नहीं है, आप अब आप ये टोटल हाइट निकालना शुरू करो। ये तो क्या हो गया 17.32। अब आप इस टोटल हाइट को कैसे निकालेंगे, वही 1045। अच्छा 1040 जब 45 डिग्री का एंगल होता है तो आपको बता रखा है कि उस समय एडजेसेंट और अपोजिट इक्वल होती हैं, तो ये 17.32, तो ये भी टोटल कितनी हो गई 17.32 ऊपर से लेके नीचे, जिसमें से ये कितनी है 10 मीटर, तो 10 घटा दूंगा तो बची हुई कितनी हो जाएगी 7.32 मीटर, आंसर हो जाएगा। देखो 7.32 मीटर है, एक्स मान के करने की किसी को खास जरूरत नहीं, 7.32। हाँ, तो शौर्य डल गया आपका 67, 68, 67। अच्छा क्लाउड वाला ले आया आप है ना घूम फिर के, और ये नीचे वाला क्या है, फ्रॉम एन एरोप्लेन वर्टिकली अबव ए स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू consecutive milestones on opposite sides of an aeroplane are observed to be alpha and beta, show that the height in miles of aeroplane above the road is given by this। देखो करीब करीब दोनों क्वेश्चन सेम पैटर्न के हैं, ये वाला क्वेश्चन जो है ज्यादा आसान है 68, तो 68 का तो आप स्ट्रक्चर देखो और फिर अपन 67 जो आपने दिया वो देख लेते हैं। 68 का तो स्ट्रक्चर देख लो, क्या कह रहा है, एक एरोप्लेन है वर्टिकली अबव ए स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड, तो ये हॉरिजॉन्टल रोड हो गया, इससे वर्टिकली ऊपर एक एरोप्लेन है, ये वर्टिकली ऊपर मान लो ये एरोप्लेन घूम रहा है A4 एरोप्लेन, ये B4 बेस। अब आगे चलो, इस एरोप्लेन से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने हैं आपको दो कॉन्सेक्यूटिव माइलस्टोन, रोड पे माइलस्टोन्स होते हैं या तो आप तो पॉइंट्स मान लो उसको, लेकिन वो अपोजिट साइड ऑफ एरोप्लेन है, तो एक इधर है और एक इधर है, तो एक जने को अल्फा मान लो और एक जने को बीटा। तो लेट्स से ये वाला माइलस्टोन ले लो अल्फा और ये वाला ले लो बीटा, इक्वल डिस्टेंस पे मत मानना बस, है ना। तो ये और ये, अब वैसे तो उसने एंगल ऑफ डिप्रेशन का है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन का है तो आपको कायदे से यूं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, यूं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, बनाने के बाद एक को जैसे अल्फा लिया है, एक को जैसे आपने बीटा लिया है, लेकिन फिर नेक्स्ट स्टेप पे आप इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन से एंगल ऑफ एलिवेशन में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि सॉल्यूशन तो एंगल ऑफ एलिवेशन में ही होता है हमारा, डिप्रेशन में कोई क्वेश्चन हमने सॉल्व किया नहीं अभी तक। तो अब आप नीचे वाले ट्राइंगल्स कंसीडर कर लें, लेट्स से ये सी पॉइंट हो गया अल्फा वाला और ये डी पॉइंट हो गया, तो ये तो स्ट्रक्चर तो रेडी हो गया। अब आपको क्या प्रूव करना है कि कहाँ गया, हाइट इन माइल्स, यानी कि ये जो हाइट है यानी वही ए बी निकालना है जैसा अभी पिछले क्वेश्चन किया था, लेकिन पिछले क्वेश्चन में तो क्या दे रखा था, ये दोनों क्या है कॉम्प्लीमेंट्री है, इस बार ऐसा कुछ नहीं दे रखा, तो आपको ये हाइट निकालनी है। सर हाइट कैसे निकालूंगा, जब आप ये दोगे अल्फा बीटा कितना है तभी तो हाइट निकलेगी, तो ठीक है मैं अल्फा बीटा, अच्छा और कुछ डिस्टेंस भी गिवन है क्या देखो, हम्म, ठीक है नहीं गिवन है, तो अगर आप देखो ये अल्फा बीटा दोगे तभी तो मैं हाइट निकालूंगा, मैंने कहा नहीं देता मैं अल्फा बीटा, तो कोई बात नहीं, आप हाइट अल्फा बीटा की फॉर्म में तो निकाल ही सकते हो। देखो ये हाइट जो इसने निकाली है 10 अल्फा 10 बीटा 10 अल्फा प्लस, ये तो पता है ना आपको इनको अल्फा बीटा बोलते हैं, नहीं पता क्या, ये होता है अल्फा, ये ग्रीक लेटर से ये होता है बीटा, और उसके बाद आ जाओ ये होता है गामा। ठीक है, ये थीटा भी एक्चुअली ग्रीक लेटर ही है, ठीक है, ये होता है थीटा, ओके, ये होता है लैम्डा, ये सारे ग्रीक लेटर्स, तो ये एंगल्स के लिए करीब करीब इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे अपन थीटा यूज करते हैं, तो वैसे अगर एक से ज्यादा एंगल हो तो अल्फा बीटा गामा थीटा ये सब यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बताओ हाइट कैसे निकालेंगे, इस वाले ट्राइंगल से हाइट निकालें तो क्या हो जाता है बताओ, इस वाले एंगल से हाइट निकालें तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाता है बोलो, एक मिनट रुको, अच्छा कॉन्जिक्यूटिव माइलस्टोन से, ये नहीं देखा हमने, तो फिर तो फिगर ही गलत बन गया। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार, लगातार मतलब, लेकिन फिर लगातार अपोजिट साइड्स पे कैसे होंगे,
लगातार अपोजिट साइड्स पे कॉन्जिक्यूटिव माइलस्टोन्स ऑन अपोजिट। अच्छा जी, देखो अपोजिट साइड्स पर हैं एरोप्लेन के, तो ये तो हमने लगा दिया। ठीक है, अब लगातार है, लगातार का मतलब क्या होता है पता है आपको? दो लगातार माइलस्टोन के बीच की दूरी हमेशा 1 मीटर होती है। होती है, दैट मीन्स यहां से लेके यहाँ तक ये टोटल दूरी कितनी है? 1 मीटर। बोलो शौर्य, यही क्रैक नहीं कर पा रहे थे शायद आप, अब तो कर ही दोगे। दो लगातार माइलस्टोन समझते हो ना, हम रोड पे चलते हैं तो नहीं, यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, मील का पत्थर लगा रहता है भाई, ये जैसे टोंक यहाँ से 60 किलोमीटर है, फिर थोड़ा सा आगे चलोगे तो 1 किलोमीटर कम हो गया तो फिर 59 है, फिर 58 है, ऐसे करके माइलस्टोन्स लगे रहते हैं ना हाईवे पे, रोड पे। तो आप सोचो दो लगातार कॉन्सेक्यूटिव माइलस्टोन्स के बीच की दूरी 1 किलोमीटर ही होगी ना, बताओ होगी नहीं होगी? यस सर। तो Yes, sir. यहाँ पे ये लेकिन क्या है, माइल्स में है, तो हम इसको किलोमीटर ना लिखे 1 माइल लिख देंगे। ये दूरी कितनी हो गई? 1 माइल। अब अगर ये टोटल एक दूरी 1 माइल है, तो अगर मैं इसको एक्स मान लूं, डी से लेके बी को, तो वो क्या हो जाएगी? या इसको एक्स मान लूं, किसी को भी एक को एक्स मान लूं, तो ये कितनी हो जाएगी? 1 - x। 1 - x। ये क्या हो जाएगी? 1 - x। अब आप इसको x और इसको 1 - x मान चुके हो। अब आप दोनों ट्राइंगल्स में वो लगाओ, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। तो टेन अल्फा कितना हो जाता है बताओ? अपोजिट साइड क्या है? ए बी, डिवाइडेड बाय एडजेसेंट क्या है? बी सी। डन। और इधर आओ, फिर ये कितना है? टेन बीटा कितना हो जाता है? अपोजिट साइड क्या है? वही ए बी, डिवाइडेड बाय एडजेसेंट क्या है? बी डी। ठीक है, अल्फा और बीटा तो पता है नहीं, ए बी तो पता करना है, बी सी पता है बस मुझे इसमें, तो बी सी की वैल्यू क्या डाल सकता हूँ मैं? 1 - x। और यहां से मैं बी डी की वैल्यू क्या डाल सकता हूँ बोलो? x। ठीक है, अब आप देखिए यहां से आप, यहां से भी आप ए बी निकालो और वहां से भी आप ए बी निकालो। यहां से भी आप, अच्छा ए बी निकालू या एक्स निकालू? एक काम करो, आप यहां से भी एक्स निकालो और वहां से भी एक्स निकालो, दोनों जगह से आप एक्स निकालो। तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए बी डिवाइडेड बाय टेन बीटा हो जाएगी। और यहां से एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इसको इससे पहले मल्टीप्लाई करो। तो टेन अल्फा को 1 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और टेन अल्फा को एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टेन अल्फा इंटू 1, टेन अल्फा, फिर माइनस है, 10 और टेन अल्फा इंटू एक्स, एक्स टेन अल्फा, 10 एक्स टेन अल्फा इक्वल टू ए बी। अब इसमें से आपको एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक काम करो, माइनस एक्स टेन अल्फा को इधर ले आओ तो प्लस एक्स टेन अल्फा, और ए बी को उधर ले जाओ तो टेन अल्फा माइनस ए बी। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालने के लिए टेन अल्फा को इधर कर दो डिवाइड, उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू ये आ गई, यहाँ से ये एक्स की वैल्यू आ गई, और यहाँ से एक्स की वैल्यू। अब एक्स की वैल्यू दोनों तरफ से अगर मैं इक्वेट कर दूं, तो क्या हो जाता है? टेन अल्फा, बोलो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या हो जाता है? टेन अल्फा माइनस ए बी डिवाइडेड बाय टेन अल्फा, और वहां से क्या हो जाता है? ए बी डिवाइडेड बाय टेन बीटा विदाउट। अब आप कराओ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा? ए बी इंटू टेन अल्फा, ए बी टेन अल्फा, ए बी इंटू टेन अल्फा लिख सकता हूँ। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो दोनों से कराना पड़ेगा, पहले टेन अल्फा को टेन बीटा से कराओ, तो टेन अल्फा टेन बीटा, टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, और टेन बीटा को फिर माइनस ए बी से कराओ, तो माइनस ए बी टेन बीटा। अब आप देखो ए बी वाली टर्म्स कहाँ कहाँ है? एलएचएस में एक ए बी वाली टर्म है और आरएचएस में एक ए बी वाली टर्म। इस माइनस, ये इधर, इधर से हटा के मैं इधर लगा देता हूँ, ये माइनस ए बी टेन अल्फा को उधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा उधर जाके, तो प्लस हो जाएगा तो ए बी कॉमन आ जाएगा, बोलो। प्लस होने के बाद इस वाली टर्म में भी ए बी, और ये उधर जाके प्लस हो जाएगा तो उसमें भी ए बी, तो ए बी क्या आ जाएगा उसमें से? कॉमन बचेगा क्या? टेन अल्फा, और ये माइनस तो प्लस बन चुका है, प्लस टेन बीटा। और आरएचएस में क्या बचा? ब्रैकेट लगाओ, आरएचएस में क्या बचा? टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। यहां से ए बी की वैल्यू निकालूंगा तो ये पूरा पार्ट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो टेन अल्फा इंटू टेन बीटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। तो ये हाइट आ गई मेरी टेन अल्फा और टेन बीटा की फॉर्म में, ए बी की हाइट मतलब ए बी की वैल्यू। यही साबित करवाना चाह रहा है कि प्रूव दैट द हाइट ऑफ द एरोप्लेन इज टेन अल्फा टेन बीटा, टेन अल्फा इंटू टेन बीटा डिवाइडेड बाय टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, वही आ रहा है, टेन अल्फा इंटू टेन बीटा डिवाइड बाय टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। बोलो शौर्य, क्लियर है? यस सर। ठीक है, मेन लॉजिक क्या था कि कॉन्जिक्यूटिव वर्ड को अगर नहीं पढ़ा तो इक्वेशन सॉल्व ही नहीं हो सकता। कॉन्जिक्यूटिव वर्ड का फिर मीनिंग भी पता होना चाहिए कि इन दोनों के बीच की दूरी एक माइल होगी, फिर इसको कुछ मान लो इसको कुछ मान लो। समझ में आ गया? यस सर।
चलो अब क्लाउड वाला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट मीटिंग अगली आईडी पे ज्वाइन करो सारे बच्चे, और क्लाउड वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो 67 शौर्य ने पूछा है वो इंपॉर्टेंट है, तो उसको नेक्स्ट उस पर देखेंगे। आप जल्दी से नेक्स्ट वो आईडी ज्वाइन करो क्विकली। ओके एवरीवन रेडी विथ क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 इज एन इंपॉर्टेंट वन। इसको जनरली बोला जाता है क्लाउड वाला क्वेश्चन। इसमें क्लाउड के बारे में बताया गया है और एक अच्छा क्वेश्चन है। इसका फिगर तैयार करना ही अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक है, तो रेडी एवरीवन, बड़े ध्यान से समझेंगे इस सवाल को। रेडी हो गया? बोलो भाई, यस नो तो बोलो। किस हो गए? यस सर। ओके। अब वैसे ये क्वेश्चन मेरे पास भी आरबीएससी की बुक में भी है ये, तो वहां से मेरे पास अभी आरबीएससी की बुक इस सिस्टम पे नहीं है, मैं खोल के दिखाता हूँ। वहां पे क्वेश्चन थोड़ा आसान है, और अभी जो आपने पूछा है इसका डिफिकल्ट पार्ट पूछा है, क्योंकि वहां पे जो ये जैसे ये आपने एच मीटर्स ए बी ये जो लेटर्स है ना न्यूमेरिक फॉर्म में, जैसे एच मीटर्स की जगह उसने दे दिया 60 मीटर्स, ठीक है ना। ये एंगल सपोज करो बी देने की जगह उसने दे दिया 30 डिग्री। तो अगर मैं एंगल अल्फा बीटा ना रख के कुछ न्यूमेरिक फॉर्म में रखूं तो क्वेश्चन ऑब्वियसली आसान होता है। अभी इस क्वेश्चन में भी मान लो अल्फा बीटा ना करके कुछ एंगल गिवन होता तो आसान लगता, लेकिन आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसमें न्यूमेरिक फॉर्म में कुछ भी नहीं है, तो ये कंपेरेटिवली उससे आपको मुश्किल लगेगा। तो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल इसलिए बढ़ जाएगी, एक तो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर वैसे ही डिफिकल्ट, और उसमें भी फिर हमने कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दी, तो इसीलिए ये अटमोस्ट डिफिकल्ट लेवल वाला क्वेश्चन हो गया। तो बच्चों ये वाला क्रैक कर दोगे तो इससे नीचे नीचे हैं सारे। तो स्टार्ट कर दें हम अब फाइनली रीड आउट करना क्वेश्चन। तो एक बार में पहले फ्लो में इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखें ये समझ में भी आता है कि क्या कहना चाहता है। इसको थोड़ा जूम कर दूंगा मैं, कहीं से दिख जाए तो मुझे। अरे काम है। आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। चलो जूम नहीं हो पा रहा, ऐसे ही पढ़ते हैं। हाँ जी देखो, इफ द एंगल ऑफ, थोड़ा सुंदर रख लिया कर शौर्य इस किताब को, क्या लिखा हुआ है ये, पेंसिल नहीं है तेरे पास। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड, क्लाउड ऑब्वियसली आसमान में होता है, तो आसमान में क्लाउड को अगर आपको देखना है तो ऑब्वियसली ये बात आप नीचे से ही देखोगे तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन ही बनेगा। कभी भी ऐसा तो होगा ही नहीं कि क्लाउड में एंगल ऑफ डिप्रेशन बन गया, क्योंकि क्लाउड से ऊपर कौन है? ऐसा तो नहीं क्लाउड से ऊपर जाके आप क्लाउड को देखोगे, ठीक है। और होगा भी तो बड़ा रेयर केस होगा वो, आप कहोगे सर मैं एरोप्लेन में गया था, चलो ठीक है, लेकिन वो रेयर केस होगा। तो क्लाउड को अपन एंगल ऑफ एलिवेशन से देखेंगे नीचे से। कौन से पॉइंट से देखेंगे? एक ऐसा पॉइंट है जो एच मीटर ऊपर है एक लेक से। अच्छा, एक लेक से भी एच मीटर ऊपर है, उस पॉइंट से क्लाउड को देख लो। मान लो ये लेक है, इस लेक से एच मीटर ऊपर एक पॉइंट है, मान लो ये वो पॉइंट है, इस पॉइंट से मैं इस किसी क्लाउड को देख रहा हूं। समझ आया? यानी क्लाउड को भी आप ग्राउंड लेवल पे नहीं देख रहे हो, थोड़ी हाइट पे जाकर के देख रहे हो, लेक से एच मीटर ऊपर उठ के फिर देख रहे हो, ठीक है। तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन निकला ये अल्फा निकला, ये जो एंगल एलिवेशन निकला ना, अभी मैंने फाइनली जो एंगल बनाया, ये क्या निकला? अल्फा निकला। अच्छा जी, फिर उसी पॉइंट से आप उसी क्लाउड के रिफ्लेक्शन को लेक में देख रहे हो। देखो आप यहां खड़े हो, ध्यान से सुनना, आप यहां खड़े हो, ठीक है, आपके सामने आप लेक से मान लो एच मीटर ऊपर एक पॉइंट पे खड़े हो, आपने गर्दन ऊपर करके क्लाउड को देखा तो कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन बना, आपने गर्दन वापस सीधी करी, अब उसी क्लाउड का रिफ्लेक्शन भी है नीचे लेक में। लेक मतलब कोई वाटर बॉडी है तो उसमें रिफ्लेक्शन आएगा उसका, नीचे उसकी परछाई नजर आएगी। तो आपने एक बार तो क्लाउड को देखा, गर्दन नीचे करी सीधी करी, और फिर वापस आपने उसके रिफ्लेक्शन को भी देखा, तो जब आपने ऊपर देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना, जब आपने सीधी करके वापस नीचे उसके रिफ्लेक्शन को देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना। तो दोनों एंगल्स गिवन है, एलिवेशन वाला एंगल भी गिवन है अल्फा, और डिप्रेशन वाला एंगल भी गिवन है बीटा। समझ में आ गया क्या? यस सर। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों क्या क्या गिवन है? अल्फा एंड बीटा। अब जो मेरे पास क्वेश्चन था उसमें वो अल्फा और बीटा ना गिवन होके कुछ न्यूमेरिक फॉर्म में था, जैसे कि 60 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है, उसके रिफ्लेक्शन का जो है ये बीटा है, और जो एक्चुअली क्लाउड है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा है। आपको प्रूव करना है कि डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो पॉइंट से लेके जो क्लाउड है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब जहां से आप देख रहे हो, और जो एक्चुअली क्लाउड है उसके बीच की दूरी निकालनी है, और वो दूरी इस फॉर्म में निकल के आएगी, ऐसा साबित। आप तो दूरी निकालो, निकलने के बाद वैसे आ जाएगी तो हो जाएगा, आंसर प्रूव्ड। समझ में आया?
अब इसका हम जब फिगर रेडी करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, कितनी सारी चीजें इसमें बनेगी। सबसे पहले तो देखो मैं क्लाउड बना देता हूँ, सबसे पहले मैं लेक बना देता हूँ। अब लेक वाटर बॉडी होती है, देखो ऐसे लेक वाटर बॉडी होती है लाइक दिस। इस लेक से एच मीटर ऊपर एक पॉइंट बना दिया मैंने, तो ये लेक से एच मीटर ऊपर, मान लो ये एच मीटर डिस्टेंस है, इससे ऊपर मैंने एक पॉइंट बना दिया। इस पॉइंट से आप एक क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहे हैं, तो लेट से ये क्लाउड है, इस क्लाउड का आप एंगल ऑफ एलिवेशन देख, C4 क्लाउड लगा देते हैं। ठीक है, ये क्लाउड की हाइट हो गई लेक से। अब जब आप क्लाउड का रिफ्लेक्शन देखोगे तो मुझे बताओ वो कहां दिखेगा। भाई क्लाउड खुद तो यहाँ है, लेकिन इसका रिफ्लेक्शन तो नीचे होगा। तो नीचे कहाँ होगा, लेट से मैं इनको कुछ पॉइंट से मार्क कर यस, देता हूँ, पॉइंट से मार्क कर देता जस्ट हूँ। नीचे। ए, और मान लो कि ये ABC हो जाएगा, तो लेट से ये हो गया मेरा D और ये हो गया E। तो मुझे बताओ उस क्लाउड का रिफ्लेक्शन कहाँ दिखेगा आपको, E पर दिखेगा? सर ई के जस्ट नीचे। नहीं दिखेगा E पे। रिफ्लेक्शन हाँ कभी भी सर, पानी के ऊपर नहीं दिखता, पानी के नीचे दिखता है। नीचे। समझ आया? सपोज करो एक स्विमिंग पूल में हमें, तो स्विमिंग पूल में जो वाटर लेवल है उस पे थोड़ी ना परछाई दिखेगी, पानी के ऊपर कैसे थोड़ी तैरती हुई परछाई दिखेगी, उसके नीचे दिखेगी। तो ये वाटर बॉडी के नीचे आना पड़ेगा इसका रिफ्लेक्शन देखने के लिए। और यहाँ पे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिफिक कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन यूज सॉल्व नहीं कर सकते, कि वाटर बॉडी से जितनी डिस्टेंस पे ऊपर ऑब्जेक्ट है उतनी ही डिस्टेंस पे नीचे उसका रिफ्लेक्शन दिखेगा। अगर ये 10 मीटर ऊपर है तो रिफ्लेक्शन भी 10 मीटर नीचे ही दिखेगा। अब आप कहोगे कि सर 10 मीटर गहराई नहीं हुई तो कैसे दिखेगा, तो वो अगर 10 मीटर गहराई है तो वेल एंड गुड, मान लो नहीं है तो वो टेढ़ा दिखेगा, पर दिखेगा तो उतनी डिस्टेंस पे ही। समझ आया? वो 10 मीटर से एडजस्ट होकर टेढ़ा दिखेगा, पर वो दिखेगा तो 10 मीटर डिस्टेंस पे ही दिखेगा। अगर वो 10 मीटर ऊपर है ना तो 10 मीटर ही नीचे उसका रिफ्लेक्शन जाएगा। बोलो समझ आ गया? ये लॉजिक अगर यूज करोगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा कि ई से सी जितना दूर है उसका रिफ्लेक्शन मान लो सी डैश कह देते हैं, उसका रिफ्लेक्शन क्या कह देते हैं हम, सी डैश। तो ये सी से लेके ई जितना लिया है ना, लगभग लगभग उतना ही नीचे सी डैश लेना पड़ेगा। नाप चोक करने की जरूरत नहीं है, बट आपको क्वेश्चन में अज्यूम करना है कि ये सीई और सी डैश ई, इसका जो रिफ्लेक्शन वाला पॉइंट है, ये दोनों डिस्टेंस बराबर। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक? यस सर। ठीक है। अब इस पॉइंट से, ए पॉइंट से आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, ए पॉइंट से ऊपर भी देख रहे हो नीचे भी देख रहे हो। चलो नीचे देखो एक बार, ऊपर तो देख लिया आपने, एक बार नीचे देखो। नीचे ऐसे देखोगे आप रिफ्लेक्शन की तरफ लाइक दिस। ठीक है, ए पॉइंट जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यहां से आपने क्लाउड को भी देखा, यहां से उसके रिफ्लेक्शन को भी देखा। ठीक है, अब मुझे बताओ जो एंगल्स बनेंगे अल्फा बीटा, वो इस ट्राइंगल में कहा, इस फिगर के अंदर कहां बनेंगे। एलिवेशन वाला एंगल अल्फा है, डिप्रेशन वाला एंगल बीटा है, तो अल्फा और बीटा एक्चुअली कहां पे हैं? तो सर पहले 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 बोलो, सही कह रहे ए हो? से बी, पहले ए से बी एक लाइन खींचनी पड़ेगी। यस। देखो जब भी अपन ऑब्जर्वेशन करते हैं तो अपन पहले नॉर्मल लाइन ऑफ साइट बनाते हैं। तो अगर हम ग्राउंड पे खड़े हैं तो ग्राउंड ही नॉर्मल लाइन ऑफ साइट कहलाता है, लेकिन ग्राउंड पे नहीं खड़े, हम एच मीटर ऊपर खड़े हैं, तो यहां से एक नॉर्मल लाइन ऑफ साइट बनाओ पहले। और अब अल्फा और बीटा मार्क करो। ऊपर वाला एंगल ऑफ एलिवेशन तो हो गया अल्फा, और नीचे वाला एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन हो गया बीटा। समझ आया? इसमें बस एक चीज है, इसको बी लगा दो, इसको बी लगा दो, ये वाला पॉइंट, ये परपेंडिकुलर होगा ही होगा ऊपर वाले ट्रायंगल में, और नीचे वाले ट्रायंगल परपेंडिकुलर होगा। इसमें एक चीज और मार्क कर दो, ये एच मीटर ऊपर है ना, एच मीटर ऊपर, ए से लेके डी तक की डिस्टेंस, तो ये अगर ए से लेके डी तक की डिस्टेंस एच मीटर है, तो बी से लेके ई तक की डिस्टेंस भी एच मीटर ही होगी। यहां से लेके यहां तक बताओ, होगी ना? ठीक है। यस। अब ये क्वेश्चन का फिगर कंप्लीट हो चुका है, इससे ज्यादा इस फिगर में कुछ नहीं बनना, अब आपको बस लॉजिक्स यूज करना। क्लियर? स्टार्ट करें करना। ठीक है, अब देखो इधर स्क्रीन पे, ई से लेके सी जो है टोटल क्लाउड की डिस्टेंस है वाटर बॉडी से ऊपर। तो ई से लेके सी में से ई से लेके बी तक की वैल्यू तो पता है एच, लेकिन सर बी से लेके सी तक की वैल्यू नहीं पता, तो उसको मान लो एक्स। उसको क्या मान लो, टेम्परेरी रूप से एक्स। भाई यहां से लेके यहां तक तो एच मीटर है, तो यहां से लेके यहां तक एक्स मीटर मान लो। तो अब ये टोटल टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस एच। ये टोटल डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक कितनी हो जाएगी बताओ, एक्स प्लस एच मीटर्स।
हो जाएगी, समझ आया भाई? एक तो यस गिवन है सर। एच, लेकिन दूसरी गिवन नहीं है ना, तो दूसरी को मान लो एक्स। अब अगर वो ऊपर एक्स प्लस एच है तो नीचे भी एक्स प्लस एच हो जाएगी, क्योंकि ऊपर और नीचे तो बराबर है ना। हो जाएगी ना, बताओ? ये ई से यस जितना सर। ऊपर क्लाउड है, ई से रिफ्लेक्शन उतना ही नीचे है ना इसका, जितना ऊपर क्लाउड उतना ही नीचे रिफ्लेक्शन। तो ऊपर अगर एक्स प्लस एच है तो नीचे भी एक्स प्लस एच। ये सारी एनालिसिस कर ली हमने। अब आप ट्राइंगल उठा लो, बस ज्यादा बातचीत मत करो। इन ट्राइंगल एबीसी मैं शॉर्ट में करूंगा, सारी स्टेप्स नहीं लिखूंगा। तो मुझे तो ट्राइंगल एबीसी में सीधे सीधे बताओ, टेन ए लगा दूं, टेन ए लगा दूं, टेन ऑफ एंगल ए। तो ये क्या हो जाएगा, सामने वाली साइड कौन सी है? अल्फा के सामने वाली, ए के सामने वाली साइड कौन सी है? बीसी। अच्छा, टेन क्यों लगा रहे हैं ये पता है? क्योंकि ए बी जो है एडजेसेंट साइड दोनों की कॉमन है, और सामने वाली साइड निकालनी है बीसी, और इधर बीसी डैश। तो अपोजिट और एडजेसेंट का रेशियो 10 में निकल गया था, इसलिए हम 10 ए लगा रहे हैं। ठीक है, तो बीसी डिवाइडेड बाय ए बी, राइट? बीसी की वैल्यू क्या है? बीसी की वैल्यू क्या है? एक्स, एक्स है ना, और ए बी तो मुझे चाहिए, और एंगल ए कितना है? अल्फा। तो ये हो जाता है टेन अल्फा, टेन अल्फा इक्वल टू एक्स बाय ए बी। ठीक है, अल्फा इधर ही छोड़ दो। अब आ जाओ दूसरा ट्राइंगल। इन ट्राइंगल, नीचे वाले ट्राइंगल में कौन सा एंगल 90 डिग्री है? इसमें कौन सा था एंगल? एबीसी 90 डिग्री था। और नीचे में ए बी सी डैश, ए बी सी डैश, इसमें एंगल ए बी सी डैश 90 डिग्री है। इसमें भी 10 ए ही लगेगा, इसमें भी क्या लगेगा? 10 ए। इसमें इस बीटा के सामने वाला सामने वाली साइड कौन सी है बताओ? बी से लेके पूरी सी डैश है, याद रखना। ये पूरी सामने है इसके। भाई ऊपर तो ये इतनी सी सामने आ रही है बीसी, लेकिन नीचे ये पूरी बीसी डैश सामने आ रही है। समझ आया? तो बीसी डैश डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, तो वही ए बी। अब बी सी डैश की वैल्यू बताओ, बी सी डैश की वैल्यू। तो बी सी डैश की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ो भैया, इन दोनों को। बीई प्लस ई सी डैश, ऐसे करेंगे, तोड़ दो इनको। यस सर। बीई प्लस ई सी डैश डिवाइडेड बाय ए बी। फाइन, अब आप वैल्यूज पुट अप करना शुरू करो। तो एंगल ए, नीचे वाले ट्रायंगल में एंगल ए बीटा है, तो 10 बीटा लिख दो उसको। ठीक है, बीई की वैल्यू क्या है? एच मीटर। और ई सी डैश की वैल्यू मैं क्या निकाल चुका हूँ? एक्स प्लस एच मीटर। तो एच प्लस एक्स प्लस एच हो गया, और ए बी एज इट इज। थोड़ा सा और सॉर्ट आउट कर दें हम इसको, तो 10 बीटा इक्वल टू एच प्लस एच, 2h हो गया, 2h प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ए बी। यहाँ तक कोई डाउट? बोलो, यहाँ तक कोई डाउट? 8 बजे साइंस की चल रही क्लास, साइंस की 9 बजे सोचे। माइक ऑफ करो प्लीज, पूर्णिमा माइक ऑफ करो। हम्म, ठीक है। सर अब एक देखो, डाउट है। हाँ पूछो पूछो जल्दी से। सर हमने एंगल ए एंगल सी डैश ए बी ही क्यों बीटा लिया? एंगल ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन उसको ही क्यों मांगा? आप बताओ किसको मानते हैं? अगर मैं टॉप पे खड़ा हूँ और नीचे कोई पॉइंट है, और यहाँ से यहाँ मैं एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाऊंगा, तो नॉर्मल लाइन ऑफ साइट और उसके बीच का एंगल ऑफ डिप्रेशन यही तो बनेगा। और क्या बनता है बताओ? ऊपर से नीचे किसी पॉइंट को देखते हैं, तो एक तो हाँ। सामने में देखूं, अगर मैं इसको नहीं देखूं तो मैं सामने देखूं, और फिर मैं इसको कितने एंगल पे नीचे देख रहा हूँ। तो जो मैं जितना एंगल पे नीचे देख रहा हूँ वो एक्चुअल लाइन ऑफ साइट, वो नॉर्मल लाइन ऑफ साइट, तो उसके बीच का एंगल ही तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है बाय डेफिनेशन। और क्या होता है बताओ? ओके सर। हाँ, अब देखो यहाँ पे हाँ सर, ये, वही थोड़ा डाउट हो रहा यहाँ पे ये ए बी तो मेरी जबरदस्ती मैंने पैदा किया, क्योंकि दोनों की कनेक्टिंग लिंक ए बी थी। लेकिन उसने ए बी पूछा थोड़ा ना सवाल में, ए बी तो उसने कहीं पूछा नहीं है, तो इस ए बी को मैं हटा दूं तो बढ़िया ही है। ए बी तो क्या, दोनों की कनेक्टिंग लिंक थी, इसलिए मैंने इसको ए बी में कन्वर्ट किया। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों से ए बी की वैल्यू निकाल लेता हूँ, यहाँ से भी ए बी की वैल्यू निकाल लेता हूँ, यहाँ से भी ए बी की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा, ए बी इक्वेट हो जाएगा, हट जाएगा वो। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू बताओ क्या होगी? ए बी को उधर भेजोगे, टेन अल्फा को इधर भेजोगे, तो क्या हो जाएगा? एक्स बाय टेन अल्फा। यस और नो? हो जाएगा एक्स बाय टेन अल्फा, बताओ। तो है। यस इसको ले सर। लो इक्वेशन वन, यहाँ से ए बी की वैल्यू आ गई, इसको ले लो इक्वेशन वन। अब इक्वेशन टू में भी आप ए बी की वैल्यू निकालो पहले। इक्वेशन टू में ए बी की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसको ए बी को उधर भेजोगे और टेन बीटा को इधर भेजोगे। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी?
ए बी इक्वल टू 2h प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 10 बीटा। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मार्क कर लो। तो अब इक्वेशन 1 में भी ए बी की वैल्यू है हमारे पास, इक्वेशन 2 में भी ए बी की वैल्यू है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए बी खत्म, क्योंकि ए बी से मुझे कोई ज्यादा लगाव नहीं है, क्योंकि ए बी मुझे निकालना भी नहीं है। ए बी मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि दोनों की कनेक्टिंग लिंक ए बी थी, एडजेसेंट साइड दोनों की कॉमन थी, ऊपर और नीचे वाले ट्रायंगल। फ्रॉम इक्वेशन 1 ए बी से ए बी इक्वेट हो गया, तो आर एच एस इक्वेट कर दूं मैं। तो आर एच एस क्या है, एक्स डिवाइडेड बाय 10 अल्फा, और इधर आर एच एस क्या है, 2h प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 10 बीटा। अब यहां से इस इक्वेशन से आपको किसकी वैल्यू चाहिए, अल्फा की, बीटा की, एच की, या एक्स की, सोच के बताओ। चार चीजें हैं, कुछ भी न्यूमेरिक नहीं है, चार अलग अलग वेरिएबल्स हैं, एक्स, एच, अल्फा, बीटा। तो आपको एक्चुअली किसकी वैल्यू चाहिए, सोचो जरा, किसकी वैल्यू निकालनी चाहिए आपको इस इक्वेशन से, बोलो शौर्य। एक्स की। एक्स की, वेरी गुड। क्यों, वो भी बताओ, एक्स की क्यों? क्योंकि एक्स मैंने माना है, हमेशा हम जो अज्यूम करते हैं ना उसकी वैल्यू निकालनी चाहिए। तो मैंने एक्स अज्यूम किया था ना उसको, क्योंकि देखो एच, अल्फा, बीटा ये तो उसने गिवन पॉइंट्स में दिए हैं, ये इसकी जगह न्यूमेरिक वैल्यू देता कायदे से, एच भी न्यूमेरिक देता, अल्फा भी न्यूमेरिक, 60 डिग्री 30 डिग्री कुछ देता ये भी। तो जब ये न्यूमेरिक देता तो इस इक्वेशन में एक्स ही बचता कि नहीं बचता? अब उसने नहीं दी तो मेरी गलती है क्या? तो उस केस में मैं एक्स निकालता, तो इस केस में भी मैं एक्स ही निकालूंगा, क्योंकि एच, अल्फा और बीटा की फॉर्म में तो मेरा आंसर आना है, तो उसको तो छेड़छाड़ कर नहीं सकते। तो वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम हेयर। तो वैल्यू ऑफ एक्स निकालने के लिए एक बार के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा, एक्स 10 बीटा, एक्स इंटू 10 बीटा क्या हो जाएगा, या तो पहले इसको कर लो, चलो इसको कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, 2h 10 अल्फा, 2h को 10 अल्फा से मल्टीप्लाई किया क्या बनेगा, 2h 10 अल्फा, प्लस फिर x को 10 अल्फा से मल्टीप्लाई किया क्या बनेगा, x 10 अल्फा। अल्फा। हम्म, एक काम करो, इसको आरएचएस में रखो, नहीं तो फिर नेगेटिव आंसर आएगा। इसको एलएचएस में रखो, x 10 बीटा, और इसको रखो आरएचएस में, तो बताओ क्या बना था, 2h 10 अल्फा प्लस x 10 अल्फा। अब x वाली टर्म कौन कौन सी है, ये वाली और ये वाली, जिसकी वैल्यू चाहिए उसको आइसोलेट करना पड़ता है। तो इन दोनों को इधर, मतलब x 10 बीटा तो ऑलरेडी यहाँ है, x 10 अल्फा को इधर ले आओ। तो x 10 अल्फा जब इधर आएगा इसके पास, सोचो जरा, तो x 10 बीटा और x 10 अल्फा में से x तो कॉमन आ जाएगा ना, तो ले लूँ मैं, आप चाहो तो दो स्टेप्स में ले लेना, मैं भी एक स्टेप में ले लेता हूँ, x कॉमन लिया तो बचेगा क्या, 10 बीटा, और वो पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव बन चुका है, -10 अल्फा, और इधर क्या है मेरे पास, 2h 10 अल्फा। तो यहां से x की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो क्या होगा, देखो ये खत्म, इसके नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 10 बीटा -10 अल्फा। बट ये फाइनल आंसर नहीं है, तो x की वैल्यू है, याद रखना, ये तो x की वैल्यू है, क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। ये जो x मैंने अज्यूम किया था b से लेके c तक की दूरी, वो दूरी मिली अभी तक मुझे, लेकिन क्वेश्चन क्या था, आपको प्रूव करना है डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड, क्लाउड की पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के बीच की दूरी, यानी डिस्टेंस AC निकालनी है आपको, डिस्टेंस AC निकालनी है। अभी डिस्टेंस AC कैसे निकालूं, डिस्टेंस AC तभी निकलेगी जब हाइपोटेन्यूस, ये हाइपोटेन्यूस है ना, तो हाइपोटेन्यूस इन्वॉल्व होगी तो ही तो निकलेगी। तो देखो BC मैंने निकाल ली, ये BC तो था x, बताओ ये x क्या था, BC था। तो BC अगर मैंने निकाल ली तो अपोजिट साइड तो निकल गई, और ये क्या होती है, हाइपोटेन्यूस। तो अपोजिट और हाइपोटेन्यूस का रिलेशन किसमें होता है, साइन थीटा में। तो एक बार आप साइन अल्फा इक्वल टू BC बाय AC बनाओ, उसमें BC की वैल्यू पुटअप करो, वहां से AC की वैल्यू निकालो, समझ आया? क्या कहेंगे हम, साइन A इक्वल टू अपोजिट साइड BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस AC। तो A तो है मेरा अल्फा, ये हो जाता है साइन अल्फा, BC मैंने हाल फिलहाल अभी अभी BC एक्स था ना, मतलब BC क्या था, एक्स, तो मैंने निकाल ली वो, तो क्या निकाला उसको पुट करो, 2h 10 अल्फा, 2h 10 अल्फा डिवाइडेड बाय 10 बीटा -10 अल्फा, 10 बीटा -10 अल्फा। और ये पूरी चीज किससे डिवाइड हो रही है, AC से, पूरी चीज किससे डिवाइड। अब इसमें से AC की वैल्यू चाहिए आपको, तो AC की वैल्यू चाहिए तो डू वन थिंग, AC को उधर ले जाओ और साइन अल्फा को इसके नीचे ले आओ। तो AC इक्वल टू 2h 10 अल्फा डिवाइडेड बाय 10 बीटा -10 अल्फा। तो डिवाइडेड बाय साइन अल्फा करूंगा मैं, देखो डिवाइडेड बाय साइन अल्फा,
तो नेक्स्ट स्टेप में ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इससे मल्टीप्लाई मैं इसी स्टेप में कर देता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय साइन Yes, अल्फा, sir. मल्टीप्लाइड बाय साइन अल्फा। अब देखो ऊपर टेन अल्फा है, टेन अल्फा को क्या लिख सकते हो आप बताओ, साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा लिख सकते हो, Sin. साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा। तो अब ऊपर भी एक साइन अल्फा हो गया, नीचे भी एक साइन, साइन अल्फा से साइन अल्फा कट गया। अब ये क्या बचा, वन बाय कॉस अल्फा, और वन बाय कॉस अल्फा क्या होता है बताना जरा, वन बाय कॉस अल्फा क्या होता है, सेक अल्फा। Sec तो alpha. क्या हो जाएगा 2h, और वन बाय कॉस अल्फा हो गया मेरा सेक अल्फा डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बचा, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। यही आंसर है, चेक करो, एसी डिस्टेंस एसी यही है आंसर। Yes, sir. अब देखो सवाल ये भी आ सकता था कि आप तो बस एक्स निकाल दो, तो केवल एक्स निकालने का आंसर होता तो यहीं पे सॉल्व हो जाता, मतलब उसमें वो क्या कहता कि कुछ भी सवाल आ सकता है, देखो ऐसे भी आ सकता है कि क्लाउड की लेफ्ट से डिस्टेंस निकालो, तो उसके लिए भी एक्स चाहिए, जो आपने अज्यूम किया एक्स आ गया, उसमें बस एच जोड़ देना, मतलब इसमें आप एच और जोड़ देना और सॉल्व कर देना, तो इससे इसकी दूरी आ जाएगी। उस वो ये भी पूछ सकता था कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी निकालो, वो ये भी पूछ सकता है कि इससे इसकी दूरी निकालो, मतलब ए सी बी सी ए बी सीई कुछ भी पूछ सकता है। तो एक बार एक्स सॉल्व हो जाए, बस ये जो अज्यूम आपने किया है ये सॉल्व हो जाए, उसके बाद आप कहीं पर भी पुट ऑफ वैल्यू करके कुछ भी आप निकाल सकते। इस बार उसने एसी पूछा था, तो एसी पूछा था तो अपोजिट साइड तो निकाल ली मैंने, अपोजिट साइड निकाली, एडजस्ट हाइपोटेनस पूछ रहा है, तो अपोजिट और हाइपोटेनस का रेशियो साइन थीटा में लगता है, मैंने साइन थीटा लगा दिया, साइन थीटा लगा के ये एसी की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ गई। क्लियर है, समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. तो टाइम हो गया है, और होपफुली अगर ये क्वेश्चन कर लिया तो अब आगे तो शायद ही किसी को कोई डाउट है क्या, किसी को कोई डाउट, रिप्लाई करो, बोलो किस किस को डाउट्स हैं जो बचे हैं। अब इस टाइप के क्लाउड वाले क्वेश्चन को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने टेस्ट में, अच्छे से प्रैक्टिस करके आना इस क्वेश्चन की। बोलो किसी को कोई और डाउट नहीं ऑफलाइन है? कब से होगा? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका आंसर दोगे, और किसी को कोई डाउट नहीं है तो फिर खत्म करें, कल बुला के टेस्ट Yes, ले sir. लें, कल Yes, बुल sir. कल बुला के टेस्ट ले लें, फिर बोलो एवरीवन रिप्लाई। Yes, sir. ओके, ओनली शौर्य टेस्ट देना चाहता है, व्हाट अबाउट अदर्स? नो वन एक्सेप्ट शौर्य। बोलो भाई अवधि, Yes, sir. कल ले लें टेस्ट, कोई डाउट्स नहीं है इसके अलावा आपको? No, sir. गरिमा बताओ कोई डाउट्स हैं? 1 to 1 पूछता हूँ, चलो मैं, गरिमा बताओ कोई डाउट्स हैं? No, sir. ओके वेरी गुड, सारे पढ़ने वाले बच्चे हमारे, कोई डाउट होता ही नहीं है। कनिका बताओ कोई डाउट है? No, sir. ठीक है, हंसी तो नहीं आ रही अभी आजकल ज्यादा। और ये बताओ लक्षिता बताओ कोई डाउट है? No, sir. ओके लक्षिता को भी नहीं है। नीलेश आप बोलो। No, sir. एंड शैली? No, sir. शौर्य ने पहले मना कर दिया, तो चलो ठीक है, तो फिर टेस्ट प्लान कर लेते हैं। जाओ, अभी तो कोई डाउट नहीं है तो वेरी गुड, अच्छे से प्रैक्टिस करो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। तो क्लास फिर 9th कल रीज्वाइन ये कर क्या लो, टेस्ट? अभी बताते हैं ग्रुप में। फिर ऑफलाइन कब से बुलाओगे? ऑफलाइन का भी बताते हैं। क्लास 9th फिर से ज्वाइन करो।